जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द चौधरी शो। कैसे हो आप सभी? लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और तड़कती भड़कती न्यूज वाली वीडियो। बात करेंगे सिर्फ एक ही न्यूज की, उसको तह तक जानेंगे और देखेंगे क्या जो आपको दिखाया जा रहा है आपके डेली न्यूज मीडिया चैनल्स पे वो सच है या सच को दबाया जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप करेबियन में एक बहुत ही सुंदर आइलैंड पे हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आपके पास अपनी यॉट है, आपके पास एक इन्फिनिटी पूल है जो समुंदर देख रहा है, आपके पास अपना खुद का हेलीपैड, साथ में एक हेलीकॉप्टर भी है और प्राइवेट गेस्ट हाउसेस भी है। तो इसमें गलत क्या हो सकता है? गलत सब कुछ हो सकता है जी, और सारा गलत इधर ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं द फेमस आइपस्टाइन केस के बारे में। एक केस जो इतने सालों से ओपन है, 2005 में सबसे पहली कंप्लेंट आई थी, लेकिन अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, ना कोई सच बाहर आया है। जो पीछे उसके हैं उनका नाम कभी बाहर नहीं आया। जो ने वो शुरू किया था उसको मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में अपने प्रेजेंस सेल में डेड पाया गया। तो आज बात करने वाले हैं जेफरी आइपस्टाइन की। तो ये जेफरी आइपस्टाइन नहीं है, जेफरी आइपस्टाइन ये बंदा है। और अभी बात करेंगे कि क्यों इधर ट्रंप की फोटो लगी हुई है। तो जेफरी आइपस्टाइन बहुत ही तेज स्टूडेंट रहा था। 1953 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। वो इतना शार्प स्टूडेंट था कि उसने अपनी ग्रेजुएशन अपनी एज से 2 साल पहले ही कंप्लीट कर ली, और कंप्लीट करने के बाद उसने जॉब ढूंढी द फेमस प्रेस्टिजियस डाल्टन स्कूल में एज अ फिजिक्स एंड मैथ्स प्रोफेसर। लेकिन एक दिन एक पेरेंट टीचर मीटिंग में उसकी मुलाकात होती है बेयर स्टर्न्स के सीईओ एस ग्रीनबर्ग से। बेयर स्टर्न्स एक न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट की कंपनी है जो लोगों के पैसे मूव करती है, इन्वेस्ट करती है, एसेट्स मैनेज करती है। तो जैसे ही वो ये फाइनेंस की दुनिया में घुसा, पैसा कमाना बहुत इजी हो गया। देखते ही देखते 2000 देखते ही देखते 25 साल की उम्र में वो बेयर स्टर्न्स में एक लिमिटेड पार्टनर बन गया। बट इतना ग्रोथ देख के कंपनी को लगा कुछ तो डाउटफुल है। कंपनी ने पता लगाया और पता चलता है कि आइपस्टाइन इन्वॉल्व था इनसाइडर ट्रेडिंग में जो इलीगल है। रिजल्ट, उसको तभी ऑन द स्पॉट फायर कर दिया जाता है। जैसे ही वो फायर होता है, उसकी एक पुरानी आदत थी अमीर अमीर लोगों से इजीली कनेक्ट करना, और पता नहीं अमीर लोगों को उसके अंदर क्या दिखता था, वो उससे रेजोनेट कर पाते थे कि भाई ये बंदा हमारे लिए बहुत सही है। तो पिक्चर में एंट्री होती है विक्टोरिया सीक्रेट और बैथ एंड बॉडी वर्क्स के ओनर लेस्ली वेक्सनर की। अभी लेस्ली वेक्सनर बहुत ही अमीर आदमी है, मतलब अत्यंत अमीर आदमी है। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि ये बंदा बहुत शार्प है, जेफरी आइपस्टाइन बहुत शार्प है। तो वो बोलता है कि ये मेरे एसेट्स हैं 4.8 बिलियन डॉलर्स, बिलियन विद अ बी, बी फॉर बॉल वाला बिलियन, जिसमें हजारों मिलियन होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इतने बिलियन डॉलर वो उसको बोलता है तू मेरे लिए मैनेज कर। तो जब भी कोई फाइनेंस में किसी का दूसरे का फाइनेंस मैनेज करता है और उसके फाइनेंस ग्रो करते हैं इतने अमीर लोगों के, तो बात सिंपल है, जो उनके फंड मैनेज करता है उनका भी खुद का भी पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई करता है। तो हुआ यही, उसको मिला पैसा, आइपस्टाइन को मिला पैसा, और पैसा एक ही चीज करता है, पैसा इंसान को अंधा बना देता है जब लिमिट से ज्यादा मिले। तो इस पैसे से उसने क्या किया, इस पैसे ने उसको मजबूर कर दिया महंगी महंगी चीजें खरीदने के लिए। पाम बीच में एक बहुत ही बड़ा सी फेसिंग आइलैंड मैंशन, न्यूयॉर्क के सबसे एक्सपेंसिव, इनफैक्ट दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट या लोकेलिटी मैनहट्टन में एक खुद का मैंशन, न्यू मैक्सिको में लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, इन्वायरमेंट के बीच में रहने के लिए इतना बड़ा रैंच, इतना लग्जूरियस रैंच एक सिंपल टीचर के पास कैसे आया? और अगर आया तो उससे उसने क्या किया? ये सब तो कुछ नहीं है। जब पैसा आता है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। ये है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड जो करेबियन में यूएस वर्जिन आइलैंड्स के बहुत पास है। एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड है 70-75 एकड़ का। तो आइपस्टाइन ने उसको खरीदा और उसका नाम पड़ गया आइपस्टाइन आइलैंड, जस्ट बिकॉज वो इतनी कंट्रोवर्सीज में रहा। इसी के बीच जब बहुत पैसा आ जाता है तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अपना पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए, वो होता है रिच कनेक्शंस, अमीर लोगों से बातचीत। आपका सोशल सर्कल सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के साथ होना चाहिए। तो इसमें उसकी मदद करने के लिए उससे मिलती है गिजलेन मैक्सवेल, यूके के फेमस बिजनेस टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी। हालांकि जो मैक्सवेल ग्रुप है वो धीरे धीरे डाउनफॉल में था, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड केसेस उनके अगेंस्ट अनर्थ हो रहे थे और उनका नाम बहुत सारे स्कैम्स में आ रहा था। तो इसको देखते हुए
गिस्लेन मैक्सवेल मूव करती है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात होती है आइपस्टाइन। तो ये जो दोनों का मिलना था, दोनों के लिए बहुत अच्छी डील थी। कैसे? आइपस्टाइन को कनेक्शंस मिलते बहुत अमीर लोगों के साथ, क्योंकि गिस्लेन के कनेक्शंस थे रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक टाइकून्स, यूके की रॉयल फैमिली, हर किसी के साथ जो भी अमीर लोग थे, तो उनके साथ उसके कनेक्शंस थे। वो कनेक्शंस आइपस्टाइन को भी मिल जाते, वो लोग सेम पार्टीज अटेंड करते, सेम फंड रेजिंग इवेंट्स में जाते। तो एप्स्टाइन के लिए तो बहुत अच्छा मौका था ये, और साथ ही साथ गिस्लेन के लिए भी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज यूके में बैक होम जो जो उनके साथ कंट्रोवर्सीज हो रही थी, उनके लिए बहुत अच्छा मौका था अपनी सोशल इमेज सुधारने का, एक रिच इंसान के साथ फ्रेंडशिप करके या कनेक्शंस बना के यूएस में। गिस्लेन मैक्सवेल को इस पूरी स्टोरी में द सोशल कनेक्टर भी बोला जाता है, बट बात सोशल कनेक्टिंग तक नहीं रही। गिस्लेन मैक्सवेल को अलेजेडली इस पूरे सिस्टम का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, विद जेफरी एप्स्टाइन। उसका काम सिंपल था गिस्लेन का। गिस्लेन का काम था लड़कियों को रिक्रूट करना, क्योंकि जब एक फीमेल कैरेक्टर आपको बोलेगी कि आपको जॉब्स मिलेंगी, आपकी अच्छी प्लेसमेंट होगी, तो उस पर यकीन करना बहुत आसान है। तो देखते देखते उनकी दोस्ती बढ़ गई। गिस्लेन या गिस्लेन, जो भी आप जैसे भी उसको प्रोनाउंस करना चाहे, उन्होंने उनको आइपस्टाइन को बहुत अमीर अमीर इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलाया, जिसमें थे यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, यूएसए के करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और यूके की रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू। तो इन सब के साथ उनकी मुलाकात करवाई आइपस्टाइन की गिस्लेन ने, क्योंकि उनके कनेक्शंस बैक होम बहुत अच्छे थे। ये सब समझ लिया कौन था जेफरी आइपस्टाइन, कौन कौन उसके कनेक्शंस में थे, कैसे वो इतना पावरफुल बन गया, पैसा इतनी जल्द आसानी से कैसे फ्लो करने लग गया, कैसे कैसे वो यूएस के प्रेसिडेंट्स के साथ फ्रेंड्स हो गया और यूके की रॉयल फैमिली का बहुत क्लोज फ्रेंड बन गया। बट अब जानना बहुत जरूरी है कि इसमें सेक्स ट्रैफिकिंग का पार्ट कैसे ऐड होता है। तो अब जानते हैं कि उसका मॉडस ऑपरेंडी, प्रोसेस, ये क्राइम करने का तरीका क्या था। तो सिंपल था, वो यंग एज गर्ल्स 13 से 17 साल की लड़कियों को हायर करता था, उनको लालच देता था कि आपको मसाज या मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, जिससे आप अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव कर सकेंगे। और इसी के एवज में वो उनको अपने मैंशंस में बुलाया जाता था, जहां पर उन यंग लड़कियों को, अंडर एज गर्ल्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। रिक्रूट कौन करता था? गिस्लेन मैक्सवेल। अब एक बार लड़की चंगुल में फंस जाती थी तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था इससे बाहर निकलना। तो वो बस एक चीज कर सकती थी कि वो अपने ऊपर होने वाले असॉल्ट या एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस कर सकती थी। क्या करना था? बहुत सिंपल था, बाकी अदर लड़कियों को रिक्रूट करना। रिक्रूट कैसे करना? अपने फ्रेंड सर्कल, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में लड़कियों को दोबारा मोह देना कि आपको एक जॉब मिलेगी, यू विल बी अर्निंग बिफोर यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। तो इन्हीं सब के चलते एक सर्कल बन गया, एक चेन लिंक सिस्टम बन गया, जैसे होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम। सब कुछ कनेक्टेड था, इंटरकनेक्टेड था। लड़की आएगी, उसको गिस्लेन रिक्रूट करेगी, उसके बाद वो अपने सर्कल को खुद रिक्रूट करेगी। इसी के चलते सबसे पहले कंप्लेंट आती है 2005 में, जहां पर एक 14 साल की लड़की, जी हाँ 14 साल की लड़की, वो पहुंचती है पुलिस स्टेशन और वो बताती है कि उसके साथ पाम बीच मैंशन में कैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, और कैसे वो अकेली नहीं है, उसमें बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई हैं जो बाहर आ नहीं पा रही है, निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसी में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, अलग अलग मैंशंस में रेड पड़ती है। आइपस्टाइन के मैंशन से मिलते हैं यंग गर्ल्स के फोन नंबर, उनके हाई स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स, फेमिनिन प्रोडक्ट्स, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो ये प्रूफ करते थे कि उसके मेंशंस पे यंग गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 18 का आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट था। आप समझते हैं कि पिक्चर में आइपस्टाइन आइलैंड यानी लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड कैसे आया। 1998 में आइपस्टाइन खरीदता है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जो एक छोटा सा 70-75 एकर्स का आइलैंड है यूएस वर्जिन आइलैंड्स के पास। ये डील करता है वो मात्र $8 मिलियन में 1998। फैसिलिटीज मैंने आपको बता दी है, एक हेलीपैड, बहुत सारी यॉट्स, प्राइवेट गेस्ट हाउसेस, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर जिसका आज तक किसी को नहीं पता चला कि इसका काम क्या था। एक विक्टिम जाती है पब्लिक, नाम था वर्जीनिया गुफेर। उसने क्लेम किया था कि उसको मसाज जॉब के नाम पे सबसे पहले हायर किया गया, धीरे धीरे वो फुल टाइम हो गई, और फुल टाइम में उसका रोल रहता था आइपस्टाइन के साथ ट्रैवल करना, पार्टी करना, और उसके कुछ स्पेशल गेस्ट को एंटरटेन करना। इसी के बीच इन्वेस्टिगेशंस होती रही। लोकल्स जो थे आसपास के आइलैंड्स के, उन्होंने बताया कि वहां पे लड़कियों की, यंग गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी।
वहां पर एक लॉलिता एक्सप्रेस जो एक स्पेशल फ्लाइट चलाता था आइंस्टाइन, उसके लॉग्स को देखा गया और पता चला कि उसमें बहुत बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और रिच लोगों के नाम थे। इन्हीं सब रिच लोगों के नाम के बीच में और इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम के बीच में एक नाम आता है बहुत फेमस और बहुत कंट्रोवर्शियल, स्टीफन हॉकिंग्स का। बट कहानी इतनी सिंपल नहीं है, कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है। 2006 में आइंस्टाइन आइलैंड पे आइंस्टाइन अरेंज करता है एक साइंस एग्जीबिशन, ये साइंस फेयर, जिसमें वो बुलाता है वर्ल्ड के टॉप 20 साइंटिस्ट, जिसमें से एक थे स्टीफन हॉकिंग्स। लोग उनकी एक वायरल फोटो जो आइंस्टाइन आइलैंड की फोटो है उसको लेकर मीम बनाते, ट्रोल करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग्स जो पैरालाइज थे उनका क्या रोल है, उनका क्या काम है आइंस्टाइन आइलैंड पे। तो काम सिंपल है, वो एक साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, बट इस आइलैंड का नाम इतना टॉक्सिक हो गया था कि अगर गलती से भी किसकी फोटो इस पे रिलीज हो जाए, इसके साथ लिंक हो जाए, तो उसकी पीआर बिल्कुल गिर जाती थी। इन्वेस्टिगेशंस हुई, कुछ मिसकंडक्ट का कोई प्रूफ नहीं मिला एंड इजीली स्टीफन हॉकिंग्स का नाम इसमें क्लियर कर दिया गया। बट आज भी वो जो आइंस्टाइन आइलैंड की स्टीफन हॉकिंग्स की फोटो है उसको लेकर टाइम टू टाइम स्टीफन हॉकिंग्स को ट्रोल तक किया जाता है। इतना सारा कनेक्शन मिलने के बाद, इतने सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलने के बाद आता है पिक्चर में वर्डिक्ट। वर्डिक्ट सिंपल नहीं था, लोगों को लग रहा था कि लाइफ सेंटेंस से कम तो कुछ नहीं होगा, हो सकता है फांसी भी हो जाए, फांसी नहीं तो डेथ सेंटेंस, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। गेम में आती है द स्वीट हार्ट डील, द डील ऑफ अ लाइफ टाइम, द डील नो वन कैन गेट, इन नामों से प्रसिद्ध ये गिल्टी प्ली डील आइंस्टाइन को मिली गिल्टी प्ली करने पे। सजा क्या थी? न डेथ सेंटेंस, न लाइफ सेंटेंस, न 20 साल, न 15 साल, न 5 साल, न 3 साल। सजा थी सिर्फ और सिर्फ 13 महीने। सजा थी 17 महीने, बट उसको भी कम कर दिया गया 13 महीने, जिसमें आइंस्टाइन को हर हफ्ते 6 दिन 12 घंटे के लिए वर्क रिलीज करके कानून के तहत छोड़ दिया जाता था कि वो बाहर जाकर, जेल से बाहर जाकर अपने ऑफिस का काम पूरा कर सके, जो उनका फाइनेंशियल वर्क है या जिसकी वजह से भी उनके फाइनेंसेस को प्रॉब्लम हो रही है उसको कंप्लीट कर सके। तो सिर्फ 13 महीने कंप्लीट करने के बाद वो बाहर आ जाते हैं 2018 में। ये डील नेगोशिएट करी थी अलेक्जेंडर अकोस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट करना कि ये अलेक्जेंडर अकोस्टा आगे जाकर यूएस के लेबर सेक्रेटरी तक बनते हैं, एक ऐसी पावरफुल पोजीशन यूएसए में जो पाना इतना आसान नहीं है। बट आप इसका कनेक्शन समझिए, कैसे आइंस्टाइन इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्टेड था और कैसे उन इन्फ्लुएंशियल लोगों की वजह से अलेक्जेंडर अकोस्टा को ये पोजीशन मिला, लेबर सेक्रेटरी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है नोट करने की, विक्टिम्स वर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। किसी भी विक्टिम से कोई भी टेस्टिमनी नहीं ली गई, उनको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया गया। जो सबूत पुलिस को मिले उन्हीं के तहत उनको सजा सुनाएगी, और सजा थी मात्र 13 महीने। सजा पूरी होने के बाद 2008 में जब आइंस्टाइन रिलीज होते हैं तो वो शुरू करते हैं अपनी पब्लिक इमेज को रीबिल्ड करना। एक ऐसी इमेज जो बिल्कुल कूड़े के ढेर में पड़ी थी, बट पैसा सब कुछ कराता है। उन्होंने हायर की एक पीआर टीम, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीआर टीम, जिन्होंने उनकी इमेज को रीबिल्ड किया। इसी के प्रोसेस में उन्होंने अटेंड करी बहुत ही महंगी महंगी पार्टीज, जहां पे उनको मिले इलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे इन्फ्लुएंशियल पीपल, उनके साथ फोटो क्लिक करवाई, वीडियोस रिलीज हुई, वीडियोस लीक हुई, पब्लिक डोमेन में डाली गई, सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन की पब्लिक इमेज को इंप्रूव करने के लिए। बोलते हैं ना, चोर की कभी फितरत नहीं बदलती। आइंस्टाइन ने रिलीज होने के बाद अपना काम नहीं चेंज किया, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग चलती रही अंडर एज गर्ल्स की, उनका नाम बदल दिया गया एंड गर्ल्स वर बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया, एंड उनको बोला जाने लगा प्लेमेट्स, जो उसको थोड़ा लीगली सेफ साउंड करता है। अब पैसा इतना आ गया है, गलतियां भी छुप गई हैं, दोबारा गलतियां भी कर ली हैं, तो अब प्रायश्चित के लिए क्या करना है, अपनी इमेज सुधारने के लिए क्या करना है? सिंपल है, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को डोनेशन देते रहो, साइंटिस्ट को डोनेशन देते रहो, ताकि वो अपनी डिस्कवरीज करते रहे, नाम पीछे रहे आइंस्टाइन का। तो साल 2015 में आता है द बिगेस्ट गेम चेंजर ऑफ द स्टोरी। सरकार बदलती है और पावर में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। 2016, आपको लोगों को याद होगा, वही टाइम में वो था जब हैशटैग मीटू मूवमेंट ग्लोबली ट्रेंड कर रहा था। हर देश में केसेस निकल कर आ रहे थे कि कैसे अपने कोवर्कर्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, कैसे वो लड़कियां आगे आ रही हैं, इन केसेस को अनर्थ कर रही हैं, पब्लिक में आ रही हैं, डर नहीं रही हैं। इसी के बीच 2018 में आती है मायामी हेरल्ड इन्वेस्टिगेटिव सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो बेस्ड है आइंस्टाइन के क्राइम्स पे,
जो असलियत दिखाती है कि क्या होता था उन मैंशंस पे, क्या होता था उस आइलैंड पे। तो अब सिंपल है, जब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर आएगी, सीरीज बाहर आएगी, तो पब्लिक का गुस्सा होना तो तय है। बट वहां पे सिस्टम इंडिया का जैसा नहीं है कि 2 दिन याद रखेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। पब्लिक आउटरीच हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, और एफबीआई को ये केस री इन्वेस्टिगेट या रीओपन करना पड़ा। एफबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग के फेडरल चार्जेस पे एक बार फिर आइपस्टाइन को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट फैसिलिटी या फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिजन में भेजा जाता है, मैनहट्टन करेक्शनल सेंटर, जहां पर उसको ना कोई बेल दी जाती है, ना कोई वर्क रिलीज दिया जाता है, बिकॉज केस इतना ग्लोबली एक्टिव हो गया था। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, एक दिन रैंडमली उसका सेलमेट जो प्रिजन में उसके सेल में साथ रहता है, उसको मूव कर दिया जाता है टू अ डिफरेंट सेल। उसी दिन क्या होता है, टेक्निकल फेलियर की वजह से कैमरास बंद हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो प्रिजन के गार्ड हैं उनको भी नींद आ जाती है। तो अब नींद आ जाती है और कैमरे बंद और सेल में कुछ है नहीं, तो वो अलाउ करता है आइपस्टाइन को सुसाइड करने के लिए, सुसाइड बाय हैंगिंग हिमसेल्फ। ये था ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द प्रिजन ऑफिशियल्स। लेकिन बाद में जब कैमरा की फुटेज नहीं मिलती है, गार्ड्स का नेग्लिजेंस सामने आता है, सेलमेट को शिफ्ट करने की खबर बाहर आती है, और पता चलता है कि उसकी बॉडी में फ्रैक्चर्स पाए गए। सुसाइड करेगा फांसी लेके तो उसको फ्रैक्चर तो नहीं होगा जब तक उसको कोई मारे ना, जबरदस्ती ना करे। तो ये सारी इनकंसिस्टेंस थी जिसकी वजह से आज भी आइपस्टाइन की मर्डर थ्योरी, मर्डर या सुसाइड थ्योरी क्लियर नहीं है। अभी इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की मार्केट है ना, वो गर्म हो जाती है, उबलने लगती है। लोग कहते हैं आइपस्टाइन न्यू टू मच, उसे अपनी औकात से ज्यादा मालूम था। क्या होता अगर वो कोर्ट चला जाता और अपनी गवाही टेस्टिमनी दे देता, क्या इसमें और पावरफुल लोग हो सकता है इन्वॉल्व थे? बिल्कुल इन्वॉल्व थे। बट इंडियन बॉलीवुड मूवीज की तरह जब भी कोई ऐसा इंसान या मुजरिम जेल जाता है और कोर्ट में पेश होने के पास होता है, तो उसकी डेथ हो जाती है, कभी गोली लगने से, कभी जहर के सेवन से, कभी वो खुद सुसाइड कर लेता है, कभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। स्टोरी ग्लोबली वही है, जब भी रिच और पावरफुल पीपल एक साथ मिल जाते हैं, पॉलिटिक्स और पैसा एक साथ मिल जाता है, विक्टिम्स को जस्टिस दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम हुआ आइपस्टाइन के केस में। अभी कुछ सवाल है, आइपस्टाइन अकेला तो इतना बड़ा स्कैंडल कर नहीं सकता, कौन था उसकी केस लिस्ट पे, कौन था इसमें इन्वॉल्व? जो उसकी क्लाइंट लिस्ट है, वो ऐसी क्लाइंट लिस्ट मौजूद भी है? कभी मिल पाएगी किसी को? किसी को पता चलेगा कौन कौन जाता था उस आइलैंड पे? फोटोज आपने कुछ देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, नाम देखे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, बहुत अमीर अमीर लोगों का नाम है, फोटोज हैं। बट जो असली क्लाइंट लिस्ट है, फुल क्लाइंट लिस्ट, कभी बाहर आ पाएगी? इतना बड़ा जुर्म करने के बाद, इतने सारे प्रूफ होने के बाद, सबसे पहले अरेस्ट में विक्टिम्स को क्यों नहीं पूछा गया? विक्टिम्स की टेस्टिमनी कहाँ पे है? और इतना सब कुछ होने के बाद इतनी लीनियंट डील कैसे मिली? और डील देने वाला बंदा लेबर सेक्रेटरी कैसे बन गया? उसके सेल में क्या हुआ? कैमरास एक ही दिन खराब कैसे हो सकते हैं? तो आप ग्लोबली कहीं पे भी चले जाओ, कोर इशू एक ही रहता है, जब पैसा, पावर और पॉलिटिक्स एक साथ आते हैं, तो जो जस्टिस सिस्टम है उसको बेंड करना, उसको तोड़ना मरोड़ना बहुत आसान हो जाता है। इस स्टोरी में विक्टिम्स थे 136 लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, उनको इधर से उधर मूव करना जस्ट फॉर सेक्सुअल प्लेजर्स। बट परिणाम एक स्वीट हार्ट प्ली डील, द डील ऑफ अ लाइफ टाइम, अ डील नो वन कैन गेट। ऐसे ऐसे डील्स के नाम जो मिले आइपस्टाइन को। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा रेवलेशन वीडियो अबाउट दिस होल आइपस्टाइन थ्योरी। तो आप अपने व्यूज कमेंट्स में बताओ, आपके हिसाब से सुसाइड था या कुछ और? क्लाइंट लिस्ट कभी पब्लिक होगी? ऐसी क्लाइंट लिस्ट है भी? और आपको क्या लगता है कि ऐसी कॉम्बिनेशन पावर और पैसे की आने के बाद कभी किसी को जस्टिस मिल सकती है? तो अपने थॉट्स कमेंट्स में डालें, और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ द चौधरी शो में। ये था मेरी तरफ से द चौधरी शो। आप सभी को जय हिंद।